ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक अपन ने पीएनसी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है सबसे पहले देखा था, अरेंजमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके अलावा फिर हमने सर्कुलर के केसेस देखे थे, रिपीटेशन अगर ऑब्जेक्ट होंगे तो वो देखा था। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दो तरह के ऑब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट अगर मेरे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिकल हो तो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना। याद है कि नहीं सारी चीजें? यस सर। यस सर, याद है। वेरी गुड। एक सेकेंड ना, एक बार में वापिस से। ठीक है, तो मुझे बताते जाना फटाफट रिकॉल करा के कि अगर मान लो मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितना होगा? टोटल वेज 2 की पावर n। टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 की पावर n। वेरी गुड, टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग आपका हो जाएगा 2 की पावर n। बहुत बढ़िया। और यहीं पे अगर ये n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते तो n+1। n+1 वेरी गुड। n+1। इन दोनों में वो भी सिलेक्शन आ गया जब अपन ने कुछ भी सिलेक्ट ना किया हो, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, अगर एटलीस्ट 1 का पूछेंगे तो -1 कर देंगे। क्लियर है? -1। वेरी गुड। इसके बाद हमने देखा था डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लो मेरे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें मान लो मेरे पास m+n ऑब्जेक्ट है, उसको अगर मैं दो ग्रुप में बांट रहा हूँ, एक ग्रुप में m ऑब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप में n ऑब्जेक्ट, तो इस काम को करने का कितना तरीका, डिवीजन कितना होगा बताओ? m+n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। देखो m+n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन का भी बोल दिया तो into 2 फैक्टोरियल। वेरी नाइस। इसी के केस में अगर मान लो मेरे पास कुछ है, मान लो 9 ऑब्जेक्ट, एक जगह 3, एक जगह 2, एक जगह 2, एक जगह कितने हो गए? 4 5 6 7 8 1, है ना। तो इसको करने का तरीका बता दो। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9/3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 1/2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। ये जो 2 है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 1/2 फैक्टोरियल कर देंगे। वेरी गुड। तो ये आ गया आपका डिवीजन, है ना। यस सर। इसी में अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा होता तो into 4 पूरे आंसर में कैसे मल्टीप्लाई कर देते? 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लोगों में मैं बांट रहा हूँ। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे सीखना आज के लेक्चर में, ये तो अपन ने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल सॉरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सिंपल एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया था मेरे पास m+n फैक्टोरियल। और ये अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हुए तो मुझे क्या दिमाग लगाना है वो मुझे सोचना है आज की क्लास में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू मान लो r बॉक्सेस, और यहाँ पे इफ द बॉक्सेस आर एम्प्टी अलाउड नहीं है, मतलब एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, ध्यान समझना इस कॉन्सेप्ट को। अगेन फॉर्मूला याद करना है, दो फॉर्मूला याद करने हैं आपको, दो केसेस के, इसमें सिर्फ 2 ही केसेस बनेंगे। एक कि बॉक्स एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है, दूसरा एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है। करना क्या अपन के पास, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है मेरे पास। क्या है? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। उनको मुझे r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब r बॉक्सेस पड़े हुए n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, r ऑफ कोर्स r की वैल्यू n से कम है या फिर बराबर है, तो उनको उन बॉक्सेस में मुझे देना है। तो मैं कितनी तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये मेरा है। उसमें पहले एक कंडीशन कि मान लो सब बॉक्सेस, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई भी बॉक्स खाली रह सकता है। तो ये दोनों कंडीशन के आपके पास 2 फॉर्मूला आएंगे। क्या ये बात क्लियर है? सर। ठीक है, करना क्या है ये समझ में आ गया। अब दोनों के लिए फॉर्मूला क्या आएगा वो तो मैं आपको फाइनली बताऊंगा, तरीका क्या होगा, कैसे फॉर्मूला डिराइव होगा वो भी आपको समझना है, तो इसलिए ध्यान समझना। अब मान लो मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, कंसंट्रेट होकर सुनते रहना। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से मेरे पास, अब मुझे इसको मान लो r बॉक्सेस में बांटना है। क्या करना है? r बॉक्सेस में बांटना है। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अपन एक छोटा एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि मान लो मेरे पास अभी के लिए जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है वो कुछ है, मान लो 6 या फिर 7 कुछ मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। इन 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को मुझे 3 बॉक्सेस में या फिर 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। 3 ग्रुप्स में बांटना है, 3 बॉक्सेस में बांटना है। तो और कोई कंडीशन क्या है कि कोई भी बॉक्स खाली रह सकता है, खाली रह सकता है कोई भी बॉक्स, मतलब किसी भी एक बॉक्स में 0 भी आ सकता है। मतलब बेसिकली 3 बॉक्सेस हैं, तो हो सकता है 7 आइटम में से मैं 4 यहाँ पे डाल दूं, 3 यहाँ पे डाल दूं, यहाँ पे 0 डाल दूं, या फिर मैं ऐसा करूं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। समझ में आ रहा है क्या करना है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। क्लियर है? बोलो। तो बेसिकली 3 बॉक्सेस नहीं बन सकता कि हम सारे एक ही मतलब कर सकते हो, हाँ वो भी कर सकते हो आप। 2 में 0 कर दो और सारे के सारे एक बॉक्स में डाल दो, ये भी कर सकते हो। मतलब कोई भी खाली भी रह सकता है। आ रहा है समझ में?
तो ऐसे कितने तरीके होंगे ये मुझे काउंट करना है, कि ऐसे कितने तरीके होंगे, इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये मुझे काउंट करना है। काम क्या है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे जैसे एग्जांपल में 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 बॉक्सेस में मुझे डालना है, जिसमें कोई भी बॉक्स खाली भी रह सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब इस काम को करने के कितने तरीके ये काउंट करना है, तो इसके लिए बहुत अच्छा, हाँ उसके लिए बहुत अच्छा मेथड अपनाया गया, ध्यान सुनना। जैसे मान लो मेरे पास अगर 3 ग्रुप्स में बांटना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, दो स्टिक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जितने ग्रुप से उससे एक कम स्टिक, तो इससे होगा क्या कि मान लो 2 स्टिक मैंने कंसीडर, ये यहाँ पे मेरे पास 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, 3 ग्रुप में बांटना था, तो एक कम स्टिक कंसीडर कर लो। तो 3 ग्रुप है तो 2 स्टिक, अब 2 स्टिक आप कहां पे भी रख दो, मान लो एक स्टिक यहाँ पे रख दी, एक स्टिक मान लो यहाँ रख दी। तो अब उनका कहने का मतलब ये है कि जितने तरीके से अपन ये, अब देखो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या होगा, 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट और 2 स्टिक्स, तो 7 और 2 टोटल मिला के मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट, सॉरी 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए। कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 9, जिसमें से 7 एक जैसे हैं और 2 अलग हैं। मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 9 ऑब्जेक्ट, जिसमें से 7 एक जैसे हैं, 2 अलग अलग है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितने तरीकों से मैं इन 9 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकता हूं, जितने तरीकों से मैं इन 9 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकता हूं, हर अरेंजमेंट में मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, हर अरेंजमेंट में मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। आप करके देखते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। बेसिकली मुझे क्या करना है, इन 9 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। इन 9 ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अरेंज। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा, हो सकता है स्टिक अब कहीं और आ जाए, तो मान लो पहले मैं इसको 7 ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया और इन 2 स्टिक को कहीं और रख दिया अपन ने। मान लो एक स्टिक को, एक सेकंड, रेड से बनाई थी ना, तो एक स्टिक को आपने यहाँ रख दिया, एक स्टिक को आपने मान लो यहाँ रख दिया। ठीक है, हो सकता है कहीं और भी आ जाए। अब देखो, जब ये वाला अरेंजमेंट था तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आया, 3 ग्रुप का, एक में 2 ऑब्जेक्ट, एक में 4 ऑब्जेक्ट, एक में 1 ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे स्टिक आ गई तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक में 1 ऑब्जेक्ट, एक में 5 ऑब्जेक्ट, एक में 1 ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी तरीकों से मैं इन 9 ऑब्जेक्ट को अरेंज करूंगा, जितने भी तरीके आएंगे, हर तरीका मेरा क्या देगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हर तरीका मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मुझे ये बताओ कि इन 9 आइडेंटिकल, इन 9 ऑब्जेक्ट को, जिसमें 7 आइडेंटिकल है, 2 अलग तरह के, इसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, मान लो 7A है आपके पास और 2B है, तो 7A और 2B को अरेंज करने का तरीका बताओ कितना होता है। 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। वेरी गुड, 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। है ना? क्या बात समझ में आ रही है? आता है ना? टोटल ऑब्जेक्ट 9 है, जितनी उसमें अपन क्या करते, डिवाइड करते। बोलो। अच्छा, इसको एनसीआर के टर्म्स में बताओ कितना आएगा ये, एनसीआर के टर्म्स में। 9 अपॉन 7 और 2, ये 9C7 या 9C2? यस सर। देखो ध्यान से, 9C2 को ओपन करोगे तो यही आएगा, है ना? यस सर। अच्छा, ये 9 क्या था? टोटल ऑब्जेक्ट। टोटल ऑब्जेक्ट, टोटल ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। और ये 2 क्या था? नंबर ऑफ स्टिक्स। नंबर ऑफ स्टिक्स। नंबर ऑफ स्टिक्स हमेशा कितनी रहेगी, जितने ग्रुप होंगे उससे एक कम। नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी रहेगी, जितने भी ग्रुप्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने उससे एक कम। नंबर ऑफ ग्रुप्स -1। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप्स -1। तो देखो एक मिनट वापस समझा, अभी बस सुनते जाना, पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज एकदम से समझ में नहीं आएगी, पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ पूरा सुनो फिर लास्ट तक उसको समझो। अब देखो ध्यान से, बेसिकली किया क्या है अपन ने, मेरे पास जो थे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट थे, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप्स में बांटना है। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल क्या लिया कि मैंने यहाँ पे 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ले लिए, 3 ग्रुप्स में बांटना था, 3 ग्रुप्स में बांटने के लिए 2 स्टिक ले ली। अब जितने तरीकों से मैं इनको आपस में अरेंज कर दूंगा उतना ही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो ध्यान से, इसके लिए मैं फॉर्मूला एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर फॉर्मूला डिराइव कर देंगे। जैसे मान लो मेरे पास है, कितने हो गए ये, 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट, 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। और मान लो मुझे बांटना है इसको 4 ग्रुप्स में, तो बताओ क्या करूंगा मैं, कितनी स्टिक कंसीडर करेंगे? 3। ठीक है, तो आपके पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ स्टिक कितनी कंसीडर करोगे? 3 स्टिक्स, है ना? यस सर। बोलो, जितने ग्रुप होता है उससे एक कम। अब 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 स्टिक को आपस में अरेंज करने का तरीका बताओ कितना हो जाएगा? NC3। वेरी गुड। 8C3। हाँ 8C3, वेरी गुड। नहीं 8 नहीं आएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 11C। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए इन दोनों को मिला के? 8 और 3 11 ऑब्जेक्ट। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 11। तो आप क्या करोगे? 11C3। आ रहा है समझ में?
Yes, कैसे sir. सोचोगे? इन 11 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। टोटल ऑब्जेक्ट कितने? 11, उसमें से 8 एक जैसे 3 एक जैसे, तो उनसे क्या कर देंगे? डिवाइड। और इसी को हम क्या बोलेंगे? 11C3। क्या बोलेंगे? 11C3। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ध्यान से देखना। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और मान लो r ग्रुप से। कितने ग्रुप से बोलो? r ग्रुप्स, है ना? हाँ. तो बेसिकली मेरे पास क्या होगा? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट तो रहेंगे इसे। नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी रहेगी? R-1. वेरी गुड, r-1 स्टिक रहेगी, हाँ है ना? यस सर। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे? टोटल N plus R-1. n plus r minus 1। वेरी गुड, n प्लस r माइनस 1। अब इन n प्लस r माइनस 1 को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा? n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है। इन टोटल जैसे 11 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका क्या था? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। वैसे इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा? दिस फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस फैक्टोरियल दिस फैक्टोरियल, हाँ है ना? बोलो। Yes, sir. फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। क्लियर है ये फॉर्मूला? बोलो, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ये Yes, कब? sir. जब बॉक्सेस एम्प्टी अलाउड है, जब बॉक्सेस एम्प्टी अलाउड है। तो फाइनली आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r बॉक्सेस में बांटना इफ द बॉक्सेस आर एम्प्टी अलाउड है। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? n, बोलो, n plus r minus 1 c r plus minus r 1। minus 1। ये फॉर्मूला आपको बुक्स में दिया रहता है, लेकिन वो कैसे आया वो मैंने आपको डेरिवेशन सिखा दिया, और ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आगे समझ में? Yes, sir. है ना? कंडीशन ध्यान रखना, अपन कर क्या है ये भी समझना जरूरी है। एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आर ग्रुप्स में बांट रहे हैं जहां पे एम्प्टी बॉक्सेस भी अलाउड है, हाँ है ना? Allowed है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो। Yes. ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है। अब देखो यहाँ पे एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है, मतलब बेसिकली आपकी क्या थी? स्टिक। अब कोई ना कोई केस ऐसा भी होगा, जैसे मान लो ये 7 ऑब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7। अब हो सकता है स्टिक एक बार आपने कहीं कहीं पे भी रख सकते हैं स्टिक। तो एक बार स्टिक मान लो यहाँ रख दी, एक बार स्टिक मान लो आपने यहाँ रख दी। तो ये वाला कौन सा केस हुआ? 0 5 और 2, है ना? यहाँ पे बेसिकली 0 भी अलाउड था। अब यहाँ पे क्या है दूसरा केस मेरा, कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो अब इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अगेन एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। अगेन मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। इन 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को मुझे 3 ग्रुप्स में बांटना है। ठीक है, 7 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को मुझे 3 ग्रुप्स में बांटना है, सच दैट कोई भी ग्रुप खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रुप खाली नहीं होना चाहिए। तो अगेन स्टिक ही लूंगा मैं। कितनी स्टिक लेंगे? 2. 2 स्टिक लोगे? 2। तो आप कितनी स्टिक लोगे? 2 स्टिक्स। वेरी गुड। 3 ग्रुप से तो 2 स्टिक। तो मान लो एक स्टिक ये रही, दूसरी स्टिक ये रही। ठीक है। अब यहाँ पे तो बढ़ गया। अब इसमें दिक्कत क्या है? मेरी स्टिक जो है वो क्या यहाँ पे आ सकती है? नहीं सर। नहीं। No, sir. अगर यहाँ पे स्टिक आ गई तो बेसिकली एक बॉक्स में आपके 0 हो जाएंगे, और ना ही स्टिक मेरी यहाँ पे आ सकती है ना? कॉर्नर में स्टिक नहीं आ सकती, बाकी सब जगह स्टिक आ सकती है, लेकिन कॉर्नर में स्टिक नहीं आ सकती, हाँ है ना? क्योंकि कॉर्नर में स्टिक आ गई तो मेरे बॉक्स क्या रह जाएंगे? खाली। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। बेसिकली इस बार मेरा टारगेट क्या है? मुझे क्या करना है? इनके गैप्स में स्टिक्स को बिठाना है। अब मेरे पास कितने गैप्स? यहाँ पे मेरे स्टिक नहीं आ सकती, यहाँ पे स्टिक नहीं आ सकती। तो कितनी जगह पे आ सकती है? 1 2 5 जगह पे। 4 5 और 6। कितनी जगह है? 6 जगह, है ना? क्योंकि वो 2 कॉर्नर वाली चली गई है। यूं टोटल गैप्स हमेशा एक एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे अगर मानो 7 ऑब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन वो 2 गैप्स हटा देंगे तो कितने गैप बचेंगे? 6, है ना? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा स्टिक यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि अगर स्टिक को मैंने यहाँ पे रख दिया तो मेरे पास एक बॉक्स में 0 आइटम हो जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है मुझे? इन 7 में से कितनी जगह सिलेक्ट करनी है? 6 में से कितनी जगह सिलेक्ट करनी है? 2 के, है ना? यस सर। ये 6 गैप्स में मुझे 2 जगह स्टिक को बिठाना है। क्या करना है मुझे? यही तो करना है। कहीं पे भी 2 जगह अगर स्टिक आ गई तो मेरा नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? वही तो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन। इन 6 में से जितनी जगह भी मेरी स्टिक आएगी अलग अलग जगह, वो क्या करेगा? बेसिकली 3 ग्रुप में बांट देगा। देखो यहाँ पे स्टिक रख दी तो कोई 3 ग्रुप बढ़ गए। मान लो स्टिक कहीं और रखी होती, मान लो आपने कहीं और रख दी। ठीक है, मान लो कहीं और रखी मैंने, फॉर एग्जांपल एक जगह यहाँ रख दी, एक जगह यहाँ रख दी, तो अगेन देखो 3 ग्रुप बढ़ गए, है ना? 2 4 1 का यहाँ रखोगे तो फिर एक और ग्रुप बच जाएगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली अब मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि इन 6 जगह में से 2 जगह में स्टिक रखना है। तो 6 में से 2 जगह स्टिक रखना, तो पहले जगह सिलेक्ट कर लेंगे। 6 में से 2 जगह सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 62। वेरी गुड। 6 में से 2 जगह को सिलेक्ट कर लिया आपने, तो मान लो 6C2 हो गया। तो ये 6C2 आपने 2 जगह सिलेक्ट कर ली। क्लियर है?
अब जैसे 6 में से आपने 2 जगह सिलेक्ट करी तो क्या मेरा अरेंजमेंट हो जाएगा? बेसिकली हो ही क्या ना काम, अरेंजमेंट का तो कोई तरीका नहीं है, आइडेंटिकल है। तो 6 में से 2 जगह सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके होंगे, हर तरीके मेरे पास होगा क्या, ये 7 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में बढ़ते जाएंगे। ये 7 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. 6C2 का मतलब क्या है? बेसिकली 6C2 का मतलब ये क्या, आपने इन 6 जगह में से कोई 2 जगह सिलेक्ट कर ली, तो जितनी तरीकों से आप 6 में से 2 जगह सिलेक्ट करोगे, हर तरीकों में आपके पास ये 7 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप्स में बढ़ते जाएंगे। हर तरीकों में आपके पास 7 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप्स में बढ़ते जाएंगे, और यही आपका क्या आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे रिलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कितने थे? 7 है ना, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे? 3। तो इसका आंसर आपका क्या बना? 6C2, मतलब इसमें एक कम, इसमें एक कम, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 6। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे कितना बन रहा है? 2। तो आपके पास अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है R ग्रुप से, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? N minus 1 N upon N N minus minus 1 R minus यही फॉर्मूला है आपका, ये याद करना जो अल्टीमेटली क्लियर है। तो 2 फॉर्मूले याद करने। पहला फॉर्मूला, इफ द बॉक्सेस एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, अगर एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n minus 1 C R minus 1। n क्या है वहां पे? n क्या है? number of Total identical नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। और r क्या है? groups. ग्रुप से। वेरी गुड। और ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना? जब एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं है। एम्प्टी बॉक्स अलाउड नहीं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n minus 1 C R minus 1। सेकंड, अगर एम्प्टी बॉक्स अलाउड है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n plus R minus 1 C R minus 1। क्या दोनों क्लियर है? Yes, sir. ठीक है सबको? ये 2 फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद करने। और ये कब अपन कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो। तो फाइनली अपने ने कर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स और R ग्रुप्स। इफ एम्प्टी अलाउड है, अगर एम्प्टी अलाउड है तो फॉर्मूला बताओ। n plus r minus R 1 minus c r 1. minus वेरी गुड। n plus R minus 1 C R minus 1। इफ एम्प्टी नॉट अलाउड का फॉर्मूला n minus N 1 c minus r 1 minus C R minus 1. R minus 1। वेरी गुड। देखो बस यहाँ पे तो सेम रहेगा, बस ऊपर चेंज होगा। और कैसे फॉर्मूला डिराइव हो, क्लियर है? yes लॉजिक। sir. समझ गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट समझ लिया, आप क्वेश्चन कैसे इसको बनाएगा, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, वो काफी मतलब प्रैक्टिकल है। देखो ध्यान से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z equal to 10। अब देखो कितना अच्छा सॉल्यूशन है कि x plus y, ऐसे आपको बेसिकली सॉल्यूशन बताना है, x y z के ऐसे 3 ट्रिपलेट बताने, ऐसे कितने ट्रिपलेट होंगे ताकि उनका सम 10 आए। तो अच्छा मान लो आपको पीएनसी नहीं आती है, लॉजिकली आपको क्वेश्चन दिया गया, तो मान लो क्लास 10th में, तो आप काउंट करते क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लो 0 0 10 1 1 8, हाँ 0 0 10 आ रहा है समझ में? और क्या हो सकता है? Yes. 5 4 5 6 0 0. 10 0 0. 1 ऐसे बहुत सारे 2 होंगे। 1 2 7। yes sir Yes, copy sir. होंगे कि नहीं? बहुत सारे। तो बेसिकली वो मुझे काउंट करना कैसे, कितने होंगे? अच्छा क्वेश्चन में बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या जीरो अलाउड है? सारे Yes, sir. Allowed. Yes, sir. Yes, sir. Allowed है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। Negative ने बोला बस हाँ तो नहीं. क्या जीरो अलाउड है? Yes, sir. Allowed है। सर ठीक है, तो ये अपन जो निकाल रहे हैं बेसिकली 0 0 10 5 5 0 1 1 8 ये सारे यानी अलाउड है। बॉक्स क्या मतलब होगा? एम्प्टी अलाउड है बॉक्स। हाँ एम्प्टी अलाउड है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कौन से हैं? 1 से 10 तक। नहीं वो आइडेंटिकल कहाँ? 1 से 10 तक तो अलग अलग नंबर है। क्या आइडेंटिकल? X, Y, Z. 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। हाँ क्या 10 वो? ये जो आप कर रहे हो 10 ग्रुप का, Sum, 10 sir, sum. नहीं यहाँ पे जो 1 है ना, 1 10 है बेसिकली, 10 1 है। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 1 है। समझ पा रहे हो? इन 10 1 को मैं 3 ग्रुप्स में अगर बांट दूं, ये 10 1 है, इनको अगर मैं 3 ग्रुप्स में बांट दूं, मान लो एक ग्रुप ये, कहीं पे भी 2 स्टिक रख दूं, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन देखो आपको ये देखा, देखो ये क्या हो गया 2 5 3 आया ना। Yes, sir. बेसिकली ये जो 10 जो है ना, ये 10 का मतलब क्या, 1 आइडेंटिटी 1 1 करके आप जैसे 1 से लेके 1 को 10 बार ऐड करोगे तो 10 ही आएगा, है ना? Yes, तो sir. बेसिकली ये 1 1 1 1 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। इसको आपको कितने ग्रुप्स में बांटना है? 10 group. अरे कितने 3 ग्रुप? group 3 ग्रुप group. में कितने ग्रुप में बांटना है? तो मेरा टारगेट क्या है? 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को मुझे 3 ग्रुप्स में बांटना है। और एम्प्टी भी अलाउड है क्या? यस Yes, सर sir. Allowed है। एम्प्टी भी अलाउड है। तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या आएगा? n प्लस
क्या आएगा R minus 1 R minus C 1 R minus R 1 minus R minus अब फॉर्मूला रख दो कि n मतलब कितना है 10 सर टोटल नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट नहीं नहीं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टोटल तो अपन यहाँ पे कर देंगे ना 10 ऑलरेडी एक टोटल कर रखा है अपन ने तो n क्या है 10 है ना r क्या है नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 3 3 3 -1 C3 -1 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12C2 क्लियर है yes sir 12C2 को ओपन कर लोगे आप है ना yes sir क्वेश्चन पहचान पा रहे हो कैसे अप्लाई किया गया बोलो yes sir ठीक है तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है देखो यहाँ पे फॉर्मूला नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 और दूसरा पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जिसमें एम्प्टी अलाउड नहीं हो पॉजिटिव मतलब जीरो अलाउड नहीं है तो n माइनस 1 सी r माइनस 1 है ना yes sir ठीक है बहुत बढ़िया चलो अब इसी में थोड़ी वेराइटी चेंज करते हैं और क्या वेराइटी आ सकती है देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन इसका आंसर बताओ फाइनली क्या आएगा टोटल एट C2 आएगा सर 8C2 वो बाकी नंबर है ना सर 28 28 28 ओके अगेन W मतलब होल नंबर मतलब जीरो भी अलाउड है क्या yes sir allowed नंबर ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 6 नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 3 और एम्प्टी पे ऑक्सीजन फॉर्मूला कौन सा लगेगा n plus r minus 1 C r हाँ, minus Very good. यहाँ पे अप्लाई कर दोगे 6 + 3 8C2 8C2 को आप ओपन कर सकते हो 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये हो जाएगा 8 × 7 / 2 दैट इज 28 वेरी गुड क्लियर है yes sir सर नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है यहाँ पे इन्होंने ट्विस्ट क्या दे दिया कि यहाँ पे x + y + z तो है लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है 2z 2w की अगर ये सिंगल सिंगल होते तो कोई दिक्कत नहीं था ये 2w यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका क्या हो गया चेंज हो गया तो अभी फिलहाल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे समझ में आ रहा है yes sir क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ग्रुप्स अलग अलग यहाँ पे बेसिकली कोएफिशिएंट क्या हो गया चेंज हो गया और क्वेश्चन में क्या बोला गया नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा लेकिन प्रॉब्लम क्या है 2w के साथ तो कैसे सॉल्व करें इसको 2W को एक अलग वो मतलब ग्रुप मान सर लेते इसमें x y z की तो नॉर्मल ले सकते हैं लेकिन 2w हमेशा इवन नंबर्स में होगा तो उसके मतलब आधे कर लेंगे नहीं 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 आधा नहीं कर सकते 2w जरूर थोड़ी आधा होगा बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ये जो 2w है ना प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है तो इसके लिए आपको केसेस अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे बेसिकली आपका जो w है उसको सबसे पहले मान लो आप रखोगे 0 आपका एक पैटर्न बनेगा w अगर मान लो आपने 0 अज्यूम कर लिया 0 हो सकता है हाँ है ना सर हो Yes, sir. सकता है ठीक है तो उस केस में आपकी इक्वेशन क्या काय में कन्वर्ट हो जाएगी x + y + z = 20 है ना yes sir इसका आंसर कितना आएगा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर w 0 है तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कितना आ जाएगा फॉर्मूला बता दो 20 + 22 C2 हाँ 22 20 + 3 - 1 22 C2 C2 वेरी गुड यहाँ तक समझ में आ गया yes sir अब w अगर मान लो 0 के बाद क्या हो सकता है इंट्रीगल है तो 1 है ना तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी x + y + z = 18 है ना Sir. आ रहा है समझ में w को अगर आप 1 रख दोगे 2 हो जाएगा 2 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बनेगा 18 18 तो आप फॉर्मूला बताओ 18 + 3 - 1 कितना होगा 20 C2 C2 20C2 वेरी गुड एक और ट्राई कर लेते हैं अगला w क्या हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है फिर अगला क्या हो सकता है 2 अगर w को 2 रखोगे तो ये बन जाएगा 4 4 उधर जाके माइनस होगा तो क्या 16 बनेगा 16 है ना yes sir आप एक फॉर्मूला क्या बनेगा 16 + 18 C2 18 C2 18 C2 ऐसा चलता जाएगा w लास्ट कहां तक जा सकता है 10 तक हाँ w लास्ट कहां सकता है 10 तक तो 10 और 10 ये 20 हो जाएगा उस केस में आपके पास क्या बचेगा x + y + z = 0 yes sir यस सर इसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं 0 इसका तो एक ही सॉल्यूशन आएगा 0,0,0 है ना yes sir यस एक ही सॉल्यूशन आएगा ठीक है तो बेसिकली यहाँ का तो सिर्फ आपका एक सॉल्यूशन आएगा ठीक है इसके पहले वाला एक और अगर देखना हो तो एक क्या आ जाएगा w = आप क्या कर सकते हैं 9 है ना yes 9 sir जगह तो x + y + z कितना हो जाएगा 2 yes sir यस सर अब कितना बनेगा ये n + 4 C2 4C2 4 C2 4C2 वेरी गुड
और ये इसको आप लास्ट लिख सकते हो 2C2, 1 को बनाना है ना, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो अब क्या आपका आंसर क्या आएगा इन सबका एडिशन? यस यस सर। आपका आंसर क्या आएगा इन सबका एडिशन। तो बेसिकली क्या करना है, W की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 ऐसे जा सकती है 10 तक। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 22C2 प्लस 20C2। अब यहाँ पे बाइनोमियल का दिमाग लगाना पड़ेगा, कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी वाला, 18C2 एंड सो ऑन अप टिल 2C2। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो बाइनोमियल में जो कोएफिशिएंट होते हैं NCR और जहाँ पे ऊपर वाला n चेंज होता है वो वाली प्रॉपर्टी, लेकिन ये क्वेश्चन समझना है तरीका क्या रहेगा। यस ठीक है, कभी भी ऐसा या तो आपको ऑप्शन में वो ये वाले दे देंगे डायरेक्ट, या फिर यहाँ पे आपको बाइनोमियल का अप्लाई करके अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मेन ये था कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दूसरा आता है 2W आ जाए 3W आ जाए तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई मत करना। अब उस केस में आपको थोड़े थोड़े केसेस बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? बोलो। एक बार इसे सॉल्व कर दो सर, बायनोमियल लगा के। फॉर्मूला आपको याद बताओ मुझे फिर। फॉर्मूला एक तो फॉर्मूला कौन सा था, NCR प्लस n माइनस -1 बाय के। एक फॉर्मूला होता था ना n+1 वाला, जहाँ पे n बढ़ता था, वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। फॉर्मूला मुझे भी अभी ध्यान नहीं है कि वो जिसमें आपका n बढ़ता था ना। एक तो देखो ये फॉर्मूला था NCR का फॉर्मूला होता था n/r n-1 CR, ऐसा होता था कुछ, याद आ रहा है? इसको और अगर अपन आगे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा n/r, एक और आप कम कर दोगे तो n-1/r-1 n-C2r-2, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है, तो आपको इन दोनों को आपस में इक्वेट करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ से देखो आपके n-2 क्रिएट होगा, यहाँ पे n क्रिएट होगा, तो ये आपस में इक्वेट होंगे। तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा टाइम जाएगा। क्लियर है? लेकिन वो बाइनोमियल में जब सीखूंगा तब कर लेंगे। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। देखो जल्दी से, क्योंकि मुझे अभी 20 क्वेश्चन और सॉल्व करना है अपन को। जल्दी बताओ अगला, ये वाला देखो ध्यान से। अब अगर इनइक्वालिटी आ जाती है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, तो अब देखो ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w लेस देन इक्वल टू 20। क्या बोला है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब इसी इक्वेशन, अब देखो यहाँ पे जो x और y और z और इनकी जो भी वैल्यू होगी वो जीरो या जीरो से ज्यादा होगी, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर सिर्फ मैं इतना कंसीडर करता x प्लस वाई प्लस जेड, ये w कुछ ना कुछ होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? मतलब अगर इसको ऐसे सोचे अपन, इक्वालिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे सोचे? छोटी होनी चाहिए। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपके पास इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे इक्वालिटी बनाना पड़ेगा। इन चारों का सम 20 या 20 से कम चाहिए, तो कैसे दिमाग लगाएं? तो W अगर कुछ भी है मतलब तो उसे माइनस कर देते हैं 20 से, उससे छोटी चाहिए हमें। अगर आप w को उधर भेजोगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, आप लिखोगे 20 सॉरी लेस देन इक्वल टू 20 माइनस w। अब लगाओ दिमाग, सही जा रहे हो, थोड़ा और सोचो। सर डब्ल्यू के केस बना लेते हैं फिर। W का केस बनाओगे आप, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपने W का केस बनाया, मान लो आपने रखा 0 1 2 3, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी रहेगी, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा और सोचो। उसमें जब इनइक्वालिटी रहेगी तो हम 1 2 3 तक सर उसमें वो n+1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं, n ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने वाला। कौन सा वाला? जहाँ पे n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं सर, इनका सम 1 भी हो सकता है, इनका सम 2 भी हो सकता है, ऐसे करके 3 भी हो सकता है ऐसे। अच्छा आप क्या कह रहे हो कि लेकिन वहां पे अपन करते क्या थे? कौन सा वाला केस बना रहे हो, वापिस बताओ। सर जैसे इनका सम 1 2 और 3 सारा हो सकता है ना, तो सर ऐसे अगर n टाइम्स है तो मतलब यहाँ पे 20 टाइम्स है, तो 20 टाइम्स करके n+1 वाला फॉर्मूला से कर सकते हैं ना कुछ ऐसा। नहीं, वहां पे अपन करते क्या था बेसिकली के पास? ये नॉन नेगेटिव है। हाँ नॉन नेगेटिव है, तो ये नॉन नेगेटिव है तो इनका जो मतलब सम होगा ये हाँ, हाँ। एक 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, फिर 3, ऐसे मतलब केस बना के। लेकिन वो तो थोड़ा लेंदी। अगर हाँ ये बोल रहे हो कि इसका सम आपका 0 माना आपने, मान लो 0, हाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये कर सकते हो। अगर आपने ये सोचा कि ये जो 3 है बेसिकली इसका सम आपका कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम 20 तक। 20 तक। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मैक्सिमम 20 तक जा सकता है। इससे एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो अगर मान लो 20 है तो उस केस में आंसर कितना आएगा?
22C2 हाँ, 22C2 22C2 अगर 19 है, इसके पहले 19 अगर आया, 19 का बताओ। 21C2 21C2 समझ में आ रहा है कर क्या रहे, n प्लस r माइनस वन सी आर माइनस वन, बाकी लोगों को आ रहा है समझ में। सर इसके पहले क्या आएगा, 20C2 20C2 एक एक कम होता जरा देख रहे हो, 22 21 20 क्लियर हो रहा है। यस Yes, सर sir. वन उसमें क्या बनेगा, 3C2 3C2 करके देख लेना, मतलब यहाँ पे 1 प्लस 3 4 माइनस 1 3C2, हाँ वेरी गुड। तो बेसिकली 3C2 लास्ट का 2C2 क्लियर है। 2C2 तो बेसिकली sir. आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ ये कर सकते हो 22C2 प्लस 20, इसमें तो एक एक ही कम हो रहा है, पिछली बार दो दो कम हो रहे थे, इस बार एक एक कम हो रहा है, 20C2 एंड सो ऑन अप टिल 2C2 क्लियर है। ये बाइनोमियल में से सारे क्वेश्चन कराया जाता है, कभी कभी नीचे वाला क्वेश्चन, नीचे वाला जो एनसीआर में आर चेंज होता था और कभी कभी एन चेंज होता है, तो एन अगर चेंज होता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। आर चेंज के लिए फिर एक और फॉर्मूला होता था, एन एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, याद आ रहा है। तीन बाइनोमियल कोएफिशिएंट में तीन तरह के रिलेशन होते थे, आया ना, ठीक है। अगला चैप्टर जब बाइनोमियल पढ़ेंगे तब सिखा दूंगा, क्लियर है यहाँ तक, यस सर ठीक है। अब देखो मेन कितने बच गए, 1 मिनट 37 ना 20 मिनट, ठीक है। अब 2023 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे वो हमको अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपको, कैसे फॉर्मूला होता है क्या नहीं होता है, बोलो, ठीक है। अच्छा इसमें भी कुछ क्वेश्चंस और बाकी है जो मैं इसी में कन्वर्ट करूंगा, जैसे डिक्शनरी प्रॉब्लम याद है आपको, कराए जाते थे। यस सर याद है जैसे मान लो Yes, कोई sir. वर्ड है या- डिक्शनरी याद में है, आपको ये काउंट करना पड़ता था, वो कहाँ पे आएगा। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते, मान लो अर्थ ले लिया, मान लो ARTH, ठीक है। तो अर्थ जो वर्ड है वो डिक्शनरी में कहाँ पे आएगा ये पता करना है। तो देखो इसका तरीका क्या होता था, एक बार जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देंगे, हाँ है ना। सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा E H RST, क्लियर है, यस सर ठीक है। अब इसके बाद हमको ये देखना कि इसकी रैंक क्या होगी, ये वाला नंबर डिक्शनरी में कहाँ पे आएगा ये देखना। तो सबसे पहले डिक्शनरी स्टार्ट कहाँ से होगा, ए से स्टार्ट होगा, यस सर तो ए को फिक्स कर देंगे। अब कितने लेटर बचे, 4 लेटर है Yes, ना, sir. टोटल 5 Yes, लेटर है, sir. ए को फिक्स कर दिया 4 लेटर। अब इन 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका कितना होता है, 4 फैक्टोरियल 4 वेरी गुड। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड टोटल कितने बनेंगे, 24 वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट होंगे, हाँ है ना। यस सर sir. फिर ई को फिक्स कर देंगे। अब ए के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, ई। अब ई तो मुझे चाहिए, यस सर है ना, ई तो मुझे चाहिए। अब मुझे आगे देखना पड़ेगा, अब ई तो मुझे चाहिए, तो ये फिक्स हो गया। अब अल्फाबेटिकली अगला लेटर कौन आएगा, ए आएगा। यस सर तो ए भी मुझे चाहिए, तो ए भी मेरा फिक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ई और ए दोनों चाहिए। फिर अल्फाबेटिकली अगला कौन आएगा, H एच। एच चाहिए क्या मुझे, नहीं नहीं, तो एच नहीं चाहिए ना, EAR चाहिए मुझे, तो EH चाहिए क्या, नहीं। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा EH से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बचेंगे, अब 2 वर्ड बचे, 2 वर्ड को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल है ना, क्लियर हुआ Yes, यहाँ तक। अब E और A फिक्स हो गया है मेरा। H के बाद कौन आएगा, R, R यस Fix तो हो R तो जाएगा। मुझे चाहिए, ठीक है। R आ गया। अब R के बाद वापस कौन आएगा, H आएगा। H चाहिए क्या, नहीं। नहीं सर तो इससे बनने वाला एक वर्ड और इसका जो अगला वर्ड आएगा TH, क्लियर है, तो वो आपका रैंक आ जाएगा। अर्थ, इसका अगला वर्ड कौन सा आएगा, EARTH। तो रैंक क्या हो जाएगी, 24 प्लस 2 प्लस 1 कितनी हो गई है, 24 26। 27 तो ये वाला कौन सा नंबर, 28 है ना। यहाँ तक 27 नंबर होंगे, इसके इसके बाद ये वाला alphabet से नंबर जो किस बने पोजीशन पे आएगा, हैं, उनमें 28। क्या यार है? मतलब कुछ ऐसे भी तो वर्ड्स होंगे ना, मतलब जिसमें ज्यादा नंबर होंगे, जैसे एच से हम HI से ही होगा, फिर HIM से ही हिम हो जाएगा, मतलब इस टाइप की भी तो प्रोबेबिलिटी है। नहीं, अपन को लेटर यही यूज करना है, 5 ही। सर इन मतलब 5 सर इसी में लेटर को घुमा यूज फिरा करते हुए वाले वर्ड्स में से हाँ ठीक है, इन्हीं 5, अपन बाकी थोड़ी कंसीडर करेंगे, बाकी तो 26 कंसीडर करेंगे तो कभी आंसर ही नहीं आएगा। वो बाय डिफॉल्ट अपन को ये समझना कि ये 5 लेटर। वो तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा ना डिक्शनरी कितनी मोटी है। नहीं फिर भी आपको वो सब दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये 5 लेटर यूज करने हैं, जो भी वर्ड होगा उसमें जितने लेटर है सिर्फ वही यूज करने, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो, अब दिमाग लगाते थोड़े बहुत क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ो पहला क्वेश्चन। The number of 9-digit number that can be formed using the digit, ये 2023 के PYQ हम कर रहे हैं, जनवरी 24 जनवरी पहले अटेम्प्ट के क्वेश्चन इस साल का।
फर्स्ट शिफ्ट. The number of 9-digit number that can be formed using the digits of the number 1 2 3 4 1 2 3 4 1 so that the even digits occupy even place only. ये कितने डिजिट नंबर है? सर रिपीटेशन अलाउड है? खुद से जज करो, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है. ये है, पढ़ो पूरा क्वेश्चन, अपने आप पता चल जाएगा. 9 digit number. The number of 9-digit number that can be formed using all the digits of the number. All the digits of the number. 9 डिजिट का नंबर बनाना है और ये सारी डिजिट्स आपको यूज करनी है, ठीक है. कितने डिजिट का नंबर बनाना है बोलो? 9 डिजिट. 9 डिजिट का नंबर. कंडीशन ये बोली गई कि जो इवन नंबर है वो इवन पोजीशन को ही ऑक्यूपाई करा. इवन पोजीशन कौन सी हो जाएगी? ये सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, ये 3 मेरी इवन पोजीशन है. और यहाँ पे इवन नंबर ही आना चाहिए. और नंबर कैसे कैसे हैं? जो 1 है वो कितनी बार है? 1 2 3 1 है. 2 है 2 बार. सर ये तो 7 डिजिट ही हुआ ना? 2 बार और 4 9 तो है, गिनो वापस. ठीक सर है, नीचे वाला. नीचे वाले नीचे वाला 7 ही बनाया मैंने. 4 5 6 7, अच्छा 8 9, 2 और बना दो. तो ये आपकी इवन पोजीशन. तो इन 4 पोजीशन पे इवन नंबर आना चाहिए. इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 और 4, हाँ है ना? यस फोर सर. ठीक है, तो इन 4 पोजीशन पे ये नंबर आना चाहिए, बची हुई पोजीशन पे बचे हुए नंबर. टफ नहीं है, सॉल्व करो, बताओ फाइनल आंसर कितना है. बेसिक. अब देखो, एक मिनट सुनो सब लोग, 1 मिनट रुको. देखो अगेन मैं हर बार जो आपको बोलता हूँ, जेई में कोई भी चैप्टर हो, चाहे पीएनसी हो, बाइनोमियल हो, किसी भी टफ चैप्टर हो, उस चैप्टर से अगर मान लो एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है. वो एक क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है जेई, जैसे पीएनसी में से मान लो एक क्वेश्चन आएगा, अब वो एक क्वेश्चन हो सकता है आपके अटेम्प्ट में बहुत इजी आ जाए, या हो सकता है बहुत ज्यादा टफ आ जाए. तो ये आपको जज करना है. समझ में आ रहा है? अगर इजी आया तो हमको छोड़ के नहीं आना है, और टफ आया तो छोड़ देना है. ज्यादा टफ आया तो. क्लियर है? अगर नहीं बन रहा है तो, हाँ है ना? ठीक है. तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बेसिक कंसेप्ट हमको सारे चैप्टर के पता होना चाहिए. आप देखो इस चैप्टर से अलग अलग शिफ्ट में इजी क्वेश्चन भी आए, टफ क्वेश्चन भी आए, तो ये जजमेंट आपको वहां जाके लेना है. ऐसा नहीं सोचना कि पीएनसी मैंने अच्छे से पढ़ा है तो मेरे से वहां क्वेश्चन बन ही जाएगा. बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है. लेकिन अगर इजी आया तो फिर उसको वो आंसर आना चाहिए प्रॉपर्ली, उसमें फिर मिस्टेक नहीं होना चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ बच्चे आंसर बता रहे 60 आ रहा है. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं. क्या करें इसमें बताओ, बोलो. सर इसमें रिपीटेशन तो अलाउड होगी क्योंकि 4 नंबर पे 2 ही नंबर है ना, तो रिपीटेशन तो अरे अलाउड होगी. आपको इन्हीं को यूज करना है ना, तो ये इन्हीं को यूज करना है. ये डिजिट है तो ऑफ कोर्स इसमें रिपीटेशन है. आपको इन्हीं को यूज करना है. ये जो डिजिट गिवन है ना, बेसिकली 3 1 यूज करना है, 2 2 यूज करना है, 3 2, और ये इन्हीं को यूज करते हुए 9 डिजिट नंबर बनाना है. क्वेश्चन में बोला गया ना, ध्यान से पढ़ो, ऑल डिजिट्स ऑफ द नंबर. ठीक है, 1 को आप 4 बार यूज नहीं कर सकते, 3 बार यूज करो. क्लियर है? तो आपको क्या बोला, इवन पोजीशन पे क्या आना चाहिए? 2 2 और 2 4, हाँ है ना? बोलो. यस सर. तो बेसिकली इन नंबर्स के लिए तो पोजीशन फिक्स हो गई, हाँ है ना? यस सर. तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इन 4 नंबर को कितनी जगह पे अरेंज करना है? 4 जगह पे. आ रहा है समझ में? यस सर. तो इन 4 नंबर को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका बताओ क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. ये बात सबको समझ में आ गई? तो इनका काम हो गया कि इन 4 नंबर को आपने इन 4 फिक्स जगह, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन फिक्स कर दी गई है. पोजीशन, अब देखो हर बार मैं क्या करता हूँ, एनसीआर पहले जगह सिलेक्ट करता था, यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में जगह सिलेक्ट करनी. मुझे जगह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ क्या करना है, अरेंजमेंट करना है ना? पहले से उन्होंने जगह सिलेक्ट कर ली. क्या ये बात समझ में आती है? यस सर. अब बची कितनी जगह? 4 जगह चलेगी, 5 जगह बची और 5 नंबर बचे. तो 5 जगह पे 5 नंबर को अरेंज करना है, क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बोलो, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. वेरी गुड. ये आपका आंसर आएगा. ये बता दो कितना आएगा? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 5 फैक्टोरियल मतलब 120 अपॉन 8. सर 60 आएगा. 60 आ रहा है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. क्लियर है सबको? देखो बेसिक क्वेश्चन तक काम माइंड से अगर अप्लाई करोगे तो कोई गलती. ऑलरेडी जगह फिक्स कर दी गई, तो सिर्फ मेरा काम था अरेंजमेंट का. तो इवन नंबर को 4 जगह पे अरेंज करना था, ऑड नंबर को बची हुई 5 जगह पे अरेंज करना था, और आंसर मेरा 60 आ गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये भी देखो, ये 2 क्वेश्चन आए थे 24 जनवरी को. कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, तो कुछ भरोसा नहीं है. पढ़ो ये क्वेश्चन.
A boy needs to select 5 courses from 12 available courses, out of which 5 courses are language courses. If he can choose at most 2 language courses, find the number of ways he can select 5 courses. Again, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, ढंग से अप्लाई करो, बताओ आंसर क्या आएगा. आसान है. अब देखो जो इसका अगर जिसने पीएनसी अगर ये बेसिक अच्छे से किया होगा तो दोनों क्वेश्चन उसके बनने चाहिए. मतलब 8 नंबर तो यही फिक्स करके आते. 8 नंबर फिक्स कर लिए मतलब बहुत ज्यादा परसेंटाइल स्कोर कर लिया. मैथ्स के उस दिन तो उस वक्त तो पेपर भी टफ आया था 24 जनवरी को. कितना आंसर 70. बोलो. हरिओम. हरिओम, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं अब? यस सर. ठीक है. देखो इसमें यही है, चैप्टर जितना स्ट्रांग होगा, अगर अपना एनसीईआरटी में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं पता एनसीईआरटी का तो, लेकिन देखो आपके सामने मैंने अभी अपन ने क्या करा, 2 दिन सिर्फ थ्योरी कवर करी. आप लोगों ने 11 में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा था, पुराने बच्चों ने भी बहुत पहले कभी पढ़ा होगा वो चैप्टर. अपन ने 2 दिन में थ्योरी कवर करी, उस थ्योरी के बेसिस पे अपन ने देखो क्वेश्चन लगा रहे हैं. जनवरी इसी साल के 2 क्वेश्चन अप्लाई करें. ठीक है. अब देखो क्या करना है इसमें. 7 में से 5 बेसिकली 12 कोर्सेज, जिसके अंदर 5 लैंग्वेज कोर्सेज हैं, 7 अदर कोर्सेज हैं. इसमें से अच्छा आपकी क्लास का टाइम तो नहीं हो, बता देना हो, पता चले अपन खींचते जा रहे हैं. 7 लैंग्वेज 7 अदर कोर्सेज, मुझे 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं. उसमें से एटमोस्ट 2 लैंग्वेज होने चाहिए. एटमोस्ट 2 का मतलब ज्यादा से एक भी हो ज्यादा सकता है, 2 भी हो सकता है. हाँ, तो बेसिकली केसेस क्या बनेंगे कि मान लो 2 लैंग्वेज हो गए और फिर बचे हुए 3 अदर्स हो गए, है ना. यस सर. या तो ये, या फिर और क्या बन सकता है, बोलो. वन लैंग्वेज और 4 अदर्स. एक लैंग्वेज और 4 अदर्स. या फिर 0 लैंग्वेज और या फिर 0 लैंग्वेज और 5 अदर, है ना. यस सर. ये 3 ही केस बनेंगे. एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 से कम चाहिए. तो 2 से कम क्या क्या होगा, 2, 1 और 0. क्या बात समझ में आती है? यस सर. ठीक है. तो या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा. अब अगर मान लो 2 लैंग्वेज और 3, अब ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन हो गया. 5 में से 2 लैंग्वेज और 3 अदर कोर्स सिलेक्ट करने का तरीका बताओ क्या होगा. सर 5C2 into 7C3. हाँ, 5C2 into 7C3. ये तो हमने किए ऐसे क्वेश्चन बेसिक बेसिक. 5 में से 2 सिलेक्ट करना, 7 में से 3 सिलेक्ट करना, है ना. ये आंसर आ जाएगा आपका. यहाँ पे एक लैंग्वेज है तो 5C1 into 7C4. और यहाँ पे तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है. 0 लैंग्वेज 5, 7C5. तो क्या आ जाएगा 7C5, है ना. इन सबको क्या कर दोगे आपस में ऐड, क्योंकि और की कंडीशन है. सर अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है. और क्या, यही तो चल रहा है. सर बाइनोमियल. नहीं क्लास में अच्छा, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है, इसके बाद बाइनोमियल स्टार्ट होगा. आ रहा है समझ में? यस सर. अरे यार क्या बोल रहा था मैं, क्लियर है सबको? चलो, कितना रहा आंसर इसका? 70. 546. 70 तो नहीं आएगा. 70 नहीं आएगा. ठीक है, निकाल लेना जो भी आंसर है. आ रहा है समझ में? सर यस सर. ठीक है. अगला क्वेश्चन पढ़ो. अब देखो ये 24 जनवरी को सेकंड शिफ्ट, मतलब शाम वाली में 3 से 6 पेपर में. The number of integer greater than 7000 that can be formed using the digit 3, 4, 5, 6, 7 without repetition. मतलब कितना बेसिक क्वेश्चन है. लगाओ दिमाग प्रॉपर्ली, गलत आंसर नहीं आना चाहिए. जल्दबाजी मत करना, टाइम दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करो.
अच्छा, आप लोगों में से कोई सब दिल्ली एचपी का भी कोई बच्चा है क्या, हिमाचल प्रदेश का, इस बैच में फिलहाल कोई हो तो बता देना, हैंड रेस कर देना अगर कोई इन केस कोई हो तो। ठीक है, 168 एक आंसर आ रहा है, आई होप जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूं। हाँ सर यही आ रहा है, 168 ही आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन 2 168, वेरी गुड। तो बोला है नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 3 5 7 8 विदाउट रिपीटेशन। तो 7000 से ज्यादा, 7000 से ज्यादा तो सबसे पहले तो 4 डिजिट नंबर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर में भी 7000 से ज्यादा, तो 7000 से ज्यादा होने के लिए जो फर्स्ट वाली पोजीशन है, इस पे कौन कौन से नंबर अलाउड है? 7 और 8। 7 और 8। 7 और 8, क्योंकि 7 और 8 के अलावा मैंने दूसरे रख दिए तो नंबर 7000 से कम आ जाएगा, हाँ है ना? यस सर। तो पहली पोजीशन को भरने के कितने तरीके? 2। 2। सेकंड पोजीशन को भरने, अब इसमें से कोई एक ऑप्शन चला के कितने, चार। टोटल 5 ऑप्शन थे, 4 फिर 3 फिर 2, ये हो जाएगा 48। सेकंड नंबर पे तो हम 5 रख सकते हैं ना? नहीं नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। कोई एक नंबर अगर यहाँ पे आ जाएगा तो वो नंबर आप यहाँ पे नहीं रख सकते ना, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? विदाउट रिपीटेशन। मान लो यहाँ पे आपने 8 रख दिया, तो यहाँ पे 8 को अलाउड नहीं है, 8 के अलावा बच्चे में 4 में से कोई आएगा, ठीक है? तो ये कितना आएगा इसका आंसर? 48। 38। अच्छा, 48 आएगा। अब बोला ग्रेटर देन 7 तो 5 डिजिट नंबर भी तो हो सकता है ना? यस सर। 1 2 3 4 5, अच्छा 5 डिजिट में आप कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 7000 से हमेशा ज्यादा ही होगा। यस सर। Yes, sir. डिजिट में क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल मतलब 120, यस सर। तो 48 कितना आ जाएगा? 168। बहुत बढ़िया, 4 नंबर गेन कर लोगे इसे, है ना? यस ऐसे सर। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगला देखो, 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, एक सेट है जिसके अंदर नंबर है 1 2 3 5 7 10 11। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस दैट हैव सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अ मल्टीपल ऑफ 3। बहुत बढ़िया, ये अच्छा। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, इसके कितने सबसेट्स होंगे नॉन एम्प्टी वाले, जहां पे जो एलिमेंट है उसके अंदर उनका सम 3 का मल्टीपल हो। लगाओ दिमाग। केसेस बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लेंदी और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसा अगर मान लो आता है एग्जाम में, नहीं क्लिक करा तो छोड़ के आगे बढ़ जाना, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग है। सर इसमें केस बनाने पड़ेंगे ना, पहले एक हाँ हाँ, सबसेट बनाओ बनाओ बनाओ, अभी बोलो मत कोई भी, अपना अपना सब ट्राई करो जो आपको सही लगता है, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। मल्टीपल ऑफ 3, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ। आपको सोचना पड़ेगा, जैसे एक एलिमेंट का जो सबसेट होगा उसमें कितने अलाउड होंगे, 2 एलिमेंट वाले में कितने आएंगे, 3 एलिमेंट वाले में कितने आएंगे, 4 में कितने आएंगे, 5 में कितने आएंगे, 6 में कितने आएंगे, ऐसे। आया किसी का आंसर? सर रुक जाओ अभी। ठीक है, आप लोग जो ट्राई कर रहे हो ट्राई करते रहो, बाकी
जिसको समझ में नहीं आया मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, और जो ट्राई कर रहा हो ट्राई करके फाइनल आंसर निकालो कितना आ रहा है। बोला गया इसके सबसेट, आपको पता है सबसेट कैसे होता है, सबसेट के अंदर या तो एक एलिमेंट होगा या तो दो एलिमेंट होंगे, है ना, सबको पता है ना ये बात। सबसेट में 3 एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, कितना ये 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 7, ये जब पूरा का पूरा सेट आता है ना। हेलो, आवाज आ रही है, बोलो। सर यस सर। अरे चुप क्यों हो गए, सीखना के नहीं, घबरा गए क्या, एक क्वेश्चन टफ आया उसमें चुपचाप हो गए, सीखना है ना, कर लोगे खुद सोच से, रहे थे। ठीक है नहीं सर, सीख नहीं बता रहा तो सर। ठीक है। हाँ तो अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि सबसेट बताने, ताकि उनका जो अंदर सबसेट के अंदर जो एलिमेंट आए उनका जो सम आए वो 3 का मल्टीपल हो। तो 3 के मल्टीपल में क्या कर सकता है, 3 6 9 12 इस तरह से, ठीक है। एक एक करके इसमें अगर सबसेट में मान लो एक एलिमेंट है तो ऐसे कितने होंगे, एक ही होगा जो कि 3 होगा, है ना, नहीं आ रहा समझ में। हाँ सर ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको है ना उससे भी सोचता, आपने क्लास 10th में वो पढ़ा होगा, क्या नाम है उसका, यूक्लिड चैप्टर नंबर 1 में, याद आ रहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम या फिर कुछ था जिसमें कोई भी इंटीजर, डिवीजन मेथड सर। हाँ यूक्लिड डिवीजन के बाद एक वो पढ़ते थे अपन यूक्लिड लेमा टाइप से, कि एनी नंबर कैन बी, एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3k 3k+1 एंड 3k+2। यस सर। याद आ रहा Yes, sir. है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज में होता था कि कोई भी इंटीजर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। अगर मान लो 2 के टर्म्स में लिखना है तो कोई भी इंटीजर या तो 2k होगा या तो 2k+1 होगा। अब यहाँ पे k की वैल्यू अब रखते जाओ, आपको सारे इंटीजर मिलेंगे। k को आपने 0 रखा, देखो 0 1, k को 1 रखा तो 2 3, k को 2 रखोगे तो पता बेसिकली k की वैल्यू रखो सारे इंटीजर, तो सारे इंटीजर को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। 3 के टर्म्स में लिखना है तो या तो 3k में होगा, 3k+1 होगा, 3k+2 होगा। 4 के टर्म्स में, 5 के टर्म्स में होगा तो 5k+1 कहां तक जाएगा, 5k+4 तक, है ना, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर या तो इस फॉर्मेट का होगा तो इस फॉर्मेट का होगा तो इस फॉर्मेट का होगा। तो यहाँ पे भी जब अपने पास जो इंटीजर है या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या फिर उसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, या फिर रिमाइंडर कितना आएगा 2, 2 से ज्यादा तो रिमाइंडर नहीं आ सकता ना, है ना। यस सर। ठीक है, अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो मैक्सिमम रिमाइंडर कहां तक जा सकता है 2 सर। तो बेसिकली यहाँ पे 3 के मल्टीपल में कौन सा नंबर, सिर्फ एक ही 3, रिमाइंडर 1 वाले में कौन कौन आएगा, बाकी तो छोटे दोनों से है ना, या तो 7 आएगा 1 7 10 आएगा, 7 10। हाँ 7 10, और 2 वाले में 11, ठीक है। कैरिक से कोई मतलब नहीं, बिना उसके भी हो जाएगा, छोड़ो। बेसिकली कहने का मतलब है अपन अगर मान लो एक एक करके काउंट करें, एक सिंगल एलिमेंट 3 का मल्टीपल कौन सा होगा, अकेला 3 एक होगा, है ना, एक सबसेट। ये बात समझ में आई सबको। यस सर। अब देखते हैं 2 एलिमेंट वाले सबसेट, 9 केसेस बन रहे थे हाँ, सर। जिनका सम कितना हो 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल, जिनका सम कितना हो 3 का मल्टीपल। अब देखो बेसिकली सम अपन को बनाना 3 का मल्टीपल, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सम, जैसे नंबर अगर इस फॉर्मेट में होता 3k 3k+1 3k+2, तो किन दो का सम 3 का मल्टीपल बनेगा। एक तो इसका सम करें अगर अपन किसके साथ, 3k+2। नहीं इन दोनों का सम करोगे, 3k+2 और नहीं इन दोनों का सम कर सकते हो, 3k+2 और उसका 3k+1 का। हाँ सिर्फ इन दोनों का सम ही 3 का मल्टीपल बनेगा, है ना। यस सर। समझ में आ रहा है। देखो अगर आप 3k और 3k+2 का सम करोगे तो आपके पास बनेगा 6k+2, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है ना। इन दोनों का सम करोगे तो आपके पास बनेगा 6k+1, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको बस इन्हीं 2 नंबर है, बेसिकली ऐसे नंबर जो जिसका रिमाइंडर 1 आए और जिसका रिमाइंडर 2 आए, उन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 का मल्टीपल बनेगा। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लो रिमाइंडर 2 वाला कौन सा था 11, है ना, और रिमाइंडर 1 वाला कौन सा था 7 और 10, ठीक है। अब जैसे इन दोनों को आप ऐड करोगे, 11 और 10 को ऐड करो, देखो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा 21, 11 और 7 को ऐड करो तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा 20, है ना। यस सर। ये रे, ठीक है। तो सर आपको 2 भी तो होगा ना। हाँ 2 ये और भी लेंगे, तो पीछे वाले भी लेंगे, मैं तो आगे वाले का एग्जांपल लिया था। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, बताओ कौन कौन से पेयर बनेंगे। 1 2 1 7 हाँ अच्छा, 1 मुझे 11। 3k के अंदर तो कौन कौन सा आएगा मेरे पास, सिर्फ अकेला 3 आएगा। 3k+1 में बेसिकली क्या क्या आएगा, सोच के देखें अगर तो 1 7 और 10 आएगा सर, और
1 आएगा। अगर देखो k को अपन 0 रखेंगे तो 1 बनेगा, k को 2 रखोगे तो क्या आएगा 4। k को समझ में आ रहा है? इस टाइप के इंटीजर में कौन कौन से आएंगे? k को आप रखो मान लो 2 तो 6 + 2 8 यहाँ पे आएगा। k को रखो 3 तो k को 0, हाँ k को 0 रखोगे तो 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे है नहीं। k को 1 रखो या फिर 2 रखो, तो 2 रखोगे, देखो 2 यहाँ पे k को 2 रख दो, देखो 2 रखोगे तो कितना आएगा 6 + 1 7, तो 7 यहाँ पे आएगा। आया ना? आ रहा है समझ में? 10 कहाँ पे आएगा? k को यहाँ पे आप 3 रखोगे तो 10 यहाँ पे बन जाएगा। k को यहाँ पे 3 रखोगे तो यहाँ पे 11 आएगा आपके पास। ठीक है, और क्या बच रहा है आपके पास 5। k को यहाँ पे 1 रखोगे तो 5 यहाँ पे क्रिएट होगा। यस Clear है? सर। और क्या बच रहा था 2 कहाँ पे आएगा? k 0, सर k 0 0, पे। 3k + 2। हाँ यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो 2 आएगा, तो 2 वाला एलिमेंट इसके साथ आएगा। सारे हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हो गए सारे। यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, यहाँ पे किन दो का सम 3 का डिविजिबल होगा? इन दो का, हाँ है ना? इन दोनों का सम 3 से क्या होगा? डिविजिबल। तो मुझे एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, एक एलिमेंट यहाँ से लेना है, एक एलिमेंट इनमें से लेना है, एक एलिमेंट इनमें से। तो इसमें से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका 3c1, और इसमें से एक एलिमेंट का सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो जाएगा? 3c1, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो टोटल कितने बनेंगे ये? 9। यस सर। आ रहा है समझ में? देखो 9 पेयर बनेंगे कि नहीं? देखो 1 के साथ 11, 1 के साथ 5, 1 के साथ 2, ये 3 हो गए। 7 के साथ 11 5 2, ये 3 हो गए। 10 के साथ 11 5 2, ये 3 हो गए। 9 पेयर हो गए। यस सर। यस सर। हाँ, अब आगे सोचते हैं 3 सबसेट वाले। अब 3 सबसेट ऐसे लेने मुझे, बेसिकली ऐसा सबसेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट हो, तीनों का सम 3 का क्या हो? तीनों का सम 3 का क्या हो? मल्टीपल हो। तो अब इसे इनमें से इन तीनों को अगर आपस में ऐड कर दे, फॉर एग्जांपल इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो कितना बनेगा? देखो ध्यान से, सर 3 का 9 बनेगा। 9 + 3। हाँ, तो बेसिकली इन तीनों का एडिशन, बेसिकली एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट यहाँ से, एक एलिमेंट अगर यहाँ से ले लो तो इन तीनों का एडिशन आपका 3 का मल्टीपल हो जाएगा। आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, और क्या केस बन सकता है? क्या मान लो अगर आप 2 एलिमेंट यहाँ के ले लो, एक एलिमेंट यहाँ का लो, उससे बनेगा क्या? अगर 2 एलिमेंट यहाँ के लिए सर तो 3k + 1, एक और 3k + 1 और एक 3k + 2। तो इससे देखो नहीं बनेगा। नहीं सर। 4, इससे नहीं बनेगा। अगर मान लो दो एलिमेंट इसके ले लिए, एक एलिमेंट इसका लिया, तो 3k + 2 को 2 बार ले लिया अगर तब आपने, भी नहीं बनेगा। तब भी नहीं बनेगा। और मान लो 3k 2 बार ले लिया तो 6k हो जाएगा सर। 6k वो और बाकी। अच्छा 9 बज गए क्या? 1 मिनट, सॉरी, जावेद सर का फोन आ गया। 15 मिनट और बचे हैं ना सर क्लास। अच्छा 9:15 पे ना आपका? ठीक है हाँ। तो बेसिकली क्या है, आपको एक तीनों से लेना है ना? यस सर। तो पहले वाले से एक एलिमेंट को लेने का तरीका 1c1, सेकेंड वाले से एक एलिमेंट को लेने का तरीका 3c1, थर्ड वाले से एक एलिमेंट को लेने का तरीका 3c1। तो अगेन इसका भी कितने बने? 9। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ऐसे करके करते आपको सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। फिर 4 का देखोगे, 4 का सबसेट, तो इसमें से ये सोचना पड़ेगा किन चार एलिमेंट को ऐड करने पे आपका सम। सर नीचे वाले को तो ले लेते हैं और हाँ, ऊपर नीचे वाले को आप 2 बार ले 2 बार ले लेते लो, तो यहाँ से 4 क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले को 1 बार ले लेना, इन दोनों को। हैं। सर तो क्या? 3k को 2 बार। हाँ ठीक है, कर लेना वो सॉल्व। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैंने और भी क्वेश्चन डाल रखे हैं सारे आपके। जैसे टोटल लगभग यहाँ पे 20 क्वेश्चन है जो जनवरी अटेम्प्ट में आए थे। ठीक है, जनवरी अटेम्प्ट में, जनवरी फरवरी में आपके 20 क्वेश्चन आए थे पीएनसी के, सारे अटेम्प्ट मिला के, ये उसके आंसर किए। और यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट के सारे 20 क्वेश्चन है। अप्रैल अटेम्प्ट में भी 20 क्वेश्चन आए थे और उसकी आंसर किए। ये आपको घर पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आंसर के साथ इसको शांति से मैच करना है। अब देखो सब तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन आज कराया था इस टाइप का, ये भी क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 6। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है आपको ना बने, आप उनको अटेम्प्ट करके आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन आया था 11 अप्रैल को, देखो x + y + z 15 नॉन नेगेटिव इंटीजर, डायरेक्ट आंसर आएगा। अभी क्या अपन ने फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, तो 17 C2। क्वेश्चन डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आ गया। मैथ को डिक्शनरी कौन से नंबर पे आएगा? है ना? क्लियर है? मंडे डिक्शनरी क्वेश्चन आ गया। तो वही क्वेश्चन इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको एग्जाम में जज करना है कि कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आना है। तो आप ये सारे अटेम्प्ट करके आना, अगली क्लास में इसका अपन डाउट डिस्कशन करके प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, बाय थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट। Yes.